अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस लेक्चर में हमने देखना है बैक प्रोपगेशन को, और ये जो टॉपिक है इसका लिंक है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। इससे पहले के दो टॉपिक्स में हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें इनपुट्स होती हैं और जिसमें वेट्स होती हैं, और उनके नेटवर्क के थ्रू हमने कैलकुलेशंस की थी और हमने इनकी बेस पर हमने फिर आउटपुट ड्राइव की थी, यानी कि इनपुट्स और जो वेट्स हैं इनकी बेस पर हमने अपनी आउटपुट ड्रॉ की थी। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है बैक प्रोपगेशन का। एक्चुअली होता ऐसे है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, आप किसी भी न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो अहम चीज़ होती है वो होती है वेट्स। क्योंकि जो इनपुट है, इनपुट तो वही रहनी है, मतलब हमें एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है, उसके लिए इनपुट जो जिस इनपुट पे हमें चाहिए इनपुट तो हम वही रखेंगे। हाँ, इसमें ज़्यादा जो हम देखते हैं वो वेट्स का ज़्यादा इसमें रोल होता है। वेट्स का इसमें रोल ऐसे होता है कि अगर आप वेट्स चेंज करते हैं तो आपकी आउटपुट चेंज होती है, क्योंकि इनपुट ने तो चेंज नहीं होना, इनपुट ने तो वैसे ही रहना है। तो जब हम अब अगर हम बैक प्रोपगेशन को देखें तो बैक प्रोपगेशन में ऐसे होता है कि जब हम किसी न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो हमें पता होता है समटाइम्स कि उसकी आउटपुट क्या आएगी, यानी कि हमें इनपुट्स का भी पता होता है, हमें उसकी पॉसिबल आउटपुट का भी पता होता है। अब अगर इस केस में आपको आउटपुट्स का पता है तो फिर, और अगर आपने इनपुट दी है और न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करने के बाद अगर आपकी वो आउटपुट नहीं आ रही जो आपका गोल था, तो इसका मतलब है कि कहीं पे आपके वेट्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि दो इनपुट चीज़ें होती हैं जो फॉर्मूले में अप्लाई होती हैं, एक इनपुट्स होती हैं और एक वेट्स होती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इनपुट चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन वेट्स जो हैं वो चेंजेबल होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपकी आउटपुट आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट जैसी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि जो आपके वेट्स हैं वो आपके ठीक नहीं है। तो हम एंड पे आने के बाद दोबारा वापस जाते हैं और ये देखते हैं कि एरर कहाँ पर है, और एरर को कैलकुलेट करते हैं, और उन एरर्स को कैलकुलेट करने के बाद हम फिर वेट्स को अपडेट करते हैं कि जिससे हमारा जो आंसर होता है वो पहले से बेहतर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम अपने आंसर से वापस जाते हैं और फिर एरर को कैलकुलेट करते हैं और वेट्स को अपडेट करते हैं, इसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। सो बैक प्रोपगेशन इज अ मेथड टू कैलकुलेट एरर्स एंड टू अपडेट वेट्स इन न्यूरल नेटवर्क्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एक न्यूरल नेटवर्क गिवन है। ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है जिसके अंदर आपके पास एक इनपुट लेयर है, दो इनपुट्स हैं, उसमें एक हिडन लेयर है आपके पास जिसमें दो नोड्स हैं, और आपके पास एक आउटपुट है। अब यहाँ पर दो तरह के पासेस होते हैं, एक फॉरवर्ड पास होता है और एक बैकवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास तो वही है जो हमने पहले किया था, लाइक हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे फॉरवर्डली, यानी कि फॉरवर्ड पास करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर तो हमारा आंसर डिजायर्ड आंसर ही हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर वापस हम बैकवर्ड पास करते हैं, यानी कि बैकवर्ड आते हैं और फिर एरर कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 6 वेट्स हैं और 2 इनपुट्स हैं। तो ये 6 वेट्स W1 से लेकर W6 तक की वैल्यूज आपको गिवन है, और जो इनपुट है X1 और X2 उसकी वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पर आपको गोल भी गिवन है, यानी कि जो Y की वैल्यू है, ये Y की वैल्यू है, गोल ये भी आपको गिवन है। इसका मतलब है कि आपको पता है कि आंसर क्या आएगा। अब हम इसको जिस तरह से हम काम करते हैं अपने रेगुलर वे में, उस तरह से इसका फॉरवर्ड पासिंग करना शुरू करते हैं। अब अगर आप सबसे पहले H1 कैलकुलेट करें, आप H1 यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये देखना है स्पेसिफिकली इसके अंदर कि H1 की तरफ कौन से दो एरोज आ रहे हैं, या एक दो से ज़्यादा एरोज, यानी कि जितने भी एरोज H1 की तरफ आ रहे हैं। तो वो एक आ रहा है ये वाला जो कि X1 से आ रहा है, और एक वो है जो X2 से आ रहा है। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला H1 के लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक X1 को इसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, X1 W1 प्लस X2 को W2 उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो X1 W1 प्लस X2 W2 करेंगे तो आपके पास H1 की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया जब आपने इसमें अपनी इनपुट वैल्यूज पुट की, लाइक X1 की वैल्यू 0.11, X1 की वैल्यू 0.2 और W11 की वैल्यू 0.22। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। X2 की वैल्यू आपके पास है 3 और W2 की वैल्यू आपके पास है 0.21, और जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो H1 का आंसर आ जाएगा 0.85। सिमिलरली हम H2 के लिए भी ये काम करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन से एरोज H2 की तरफ आ रहे हैं। वो आपके पास दो एरोज हैं, एक ये वाला एरो है जो X1 से आ रहा है,
और एक ये x2 से एरो आ रहा है। x1 वाले एरो का वेट W3 है और x2 वाले एरो का वेट W4 है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप ड्राइव करना चाहें तो x1 W3 यानी कि x1 को इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दें, x1 W3 x2 W4, और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.48। तो यहाँ तक आप h1 और h2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, बट हमारा गूगल है कि हम y की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो एज ए इनपुट नोड ये काम करेंगे। तो h1 मल्टीप्लाई इसका वेट, h2 मल्टीप्लाई इसका वेट W6, यानी कि h1 W5 प्लस h2 W6, इस तरह से। और जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे, h1 h2 आपके पास अभी कैलकुलेट हुए हैं, W5 W6 आपके पास पहले से गिवन क्वेश्चन में गिवन थे, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 0.191। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमें रुक के देखना है कि ये जो हमारा आंसर है ये गोल से कितना क्लोज है। हमारा जो गोल हमारा था y, जो कि हमें क्वेश्चन में साथ ही गिवन था, जो कि था 1, और जो आंसर हमारे पास आया है इस वक्त वो आया है 0.191, विच इज़ फार फ्रॉम 1, कि अगर आप देखें तो 0.1 और 1 काफ़ी दूर होते हैं। तो इसका मतलब कि आपका आंसर आया है 1, लेकिन हमें जो आंसर आना चाहिए था 1, बट हमारा जो आंसर आया वो है 0.191, दैट इज़ इनकरेक्ट। इट मीन्स कि हमारे जो वेट हैं वो गलत हैं, क्योंकि इनपुट्स तो वही रहनी है, वेट जो है वो गलत है। सो वी नीड टू बैक प्रोपागेट एंड एडजस्ट वेट्स। अब हमने ये काम करना है कि हमने बैक प्रोपागेट करना है, यानी कि हम जहाँ पर आंसर पे खड़े हुए हैं हमने वहाँ से पीछे ही जाना है और बैक प्रोपागेट करना है, और इसमें एरर कैलकुलेट करना है, जिसका प्रॉपर पूरा एक मेथड होता है। तो वो मेथड स्टार्ट करते हैं एरर कैलकुलेट करने का। सबसे पहले जो एरर का फॉर्मूला होता है उसको ई से शो कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 1/2 रिजल्ट माइनस गोल का स्क्वायर, 1/2 रिजल्ट माइनस गोल का स्क्वायर। ये जो आपके पास रिजल्ट आया है माइनस जो आपका गोल था उसका स्क्वायर। रिजल्ट को हमने लिया हुआ है y, गोल को हम गोल ही लिख लेते हैं और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं कि जो आंसर आया था वो आपको पता 0.191 था, और जो हमारा गोल था वो था 1, तो -1 इसका स्क्वायर लेके जब हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.327, एरर का ई का जो फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। एरर तो हमें पता चल गया कि 0.327 की कोई वैल्यू है। अब हमने करना है वेट्स को एडजस्ट। अब वेट्स को एडजस्ट करना ही एक थोड़ा सा टेक्निकल और कम्प्लेक्स काम है, जिसमें काफ़ी सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम इनको बैक प्रोपागेट करेंगे। अब देखिए, अब हम खड़े हैं वाई पे। अगर हम न्यूरल नेटवर्क को ही देखें तो अब आप खड़े हैं वाई पे, बिकॉज आपको आंसर आ चुका है। अब आपने यहाँ से जाना है h1 h2 पे, और फिर यहाँ से आपने जाना है x1 और x2 पे, यानी कि अब आपको बैक प्रोपागेट करना है अपनी बैक साइड पे। तो उसके लिए आप जो पूरा प्रॉपर एक मेथड होता है हम वो अप्लाई करेंगे। तो आप क्योंकि इस वक्त y पर हैं, तो अगर आप y का फॉर्मूला देखें तो जो हमने ये बनाया था फॉर्मूला h1 W5 प्लस h2 W6, ये y का फॉर्मूला है। अब इनमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। हमने h1 के लिए फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया हुआ था, हमने h1 के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ था x1 W1 प्लस x2 W2। तो हम इसकी जगह पर h1 का फॉर्मूला पुट कर देंगे, W5 ऐसे ही रहेगा। h2 की जगह पर हम h2 का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो कि है x1 W3 प्लस x2 W4। ये हमने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस की। अब इन सब्स्टिट्यूशंस के बाद हमें, क्योंकि वेट्स को रिकैलकुलेट करना है, हमें पता है कि वेट्स ठीक नहीं है, अब उन वेट्स को रिकैलकुलेट करना है, दोबारा से किससे कैलकुलेट करना है, और वो ये मेन टास्क है। हम एक करके शुरू होते हैं कि सबसे पहले हम आखिरी जो वेट है W6 उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो नया वेट हम निकालेंगे उसको हम कह देते हैं W6 डैश, यानी कि जो W6 की जगह पर अपलोड होगा, नया वेट आएगा, वो होगा W6 डैश, और उसका फॉर्मूला होता है नए वेट का इक्वल टू W6 यानी कि पुराना वेट माइनस ए की वैल्यू भी आगे कैलकुलेट करेंगे, और आगे ये। अब ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W6, यानी कि W6 का डेरिवेटिव और पार्शियल एरर का डेरिवेटिव आपने लेना है। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ कि ये 1 है। अब इसमें से हमारे पास W6 भी है, जो हमें वेट इन क्वेश्चन में गिवन है, ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। असल ये चीज़ कैलकुलेट करने वाली है। अब इसको अगर मैं नीचे लिख लूँ तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि एरर ओवर W6 है तो मैं कह देता हूँ कि एरर ओवर y मल्टीप्लाई y ओवर W6, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर डिवाइड कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव y से। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी इसको हम करेंगे,
मल्टीप्लाई किया और साथ इसको W6 को अलग कर दिया। यानी कि अगर आप इन शॉर्ट देखें तो ये इक्वेशन यही बनती है। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y को कैंसिल आउट कर दें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास यही आंसर आता है। तो ये आपके पास हमने इसको जरा इसकी शक्ल चेंज करके लिखी है। अब पार्शियल एरर का जो फॉर्मूला था वो हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया था। ये होता है एरर का फॉर्मूला। तो अगर आप इस एरर के फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दें, पार्शियल का साइन वैसे ही देगा डेरिवेटिव का, 1/2 y माइनस गोल का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था ये मैंने एज इट इज यहाँ पर पुट कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ y नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई ये चीज इसके आगे है, मल्टीप्लाई डेल्टा y, इनकी जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। अब इस y की जो वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ये वाली, हम ये वैल्यू यहाँ पर कर देंगे पुट, और नीचे W6 को हम ऐसे ही रखेंगे। यानी कि आप ये देखेंगे हमने जो न्यूमिनेटर में चीज़ें डिनोमिनेटर में चीज़ें थी हमने उनको नहीं चेंज की। लाइक मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y को भी ऐसे रखा और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W6 को भी ऐसे रखा, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट से फिर हमने इनकी डिफ्रेंसिएशन करनी है आगे। यानी कि जो ऊपर थे एरर और y, उनकी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट करके पुट की हैं। अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो उसके लिए तो पहले आप ये देखेंगे कि हम क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी साथ ही कर लेते हैं। अब इसकी डेरिवेशन करनी है। अब और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर होती है तो उसका डेरिवेटिव लेते हुए उसकी जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, यानी 2 नीचे आ जाएगा, और जो इसके आगे इस वेरिएबल होगा इसका आप मजीद आगे आप डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 के साथ 2 नीचे आ जाएगा और साथ ये चीज़ आ जाएगी, और फिर आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है इस पूरी का और y के रिस्पेक्ट से, जो कि पहले भी था। और ये जो चीज़ है ये एज इट इज ऊपर से मैंने कॉपी की है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया y माइनस गोल। और अब अगर मैं इसको गौर से देखूँ, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपके इतने अच्छे नहीं हैं रिगार्डिंग डेरिवेटिव्स, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके अंदर इस तरह का होता है आपके पास कि देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, y माइनस गोल ऐसे ही आ गया। अब अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा y माइनस डेल्टा गोल ओवर डेल्टा y। और इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करूं तो क्योंकि y का y के लिए आज से डेरिवेशन होती है 1, लाइक अगर आप किसी x की डेरिवेशन कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट से ही कर रहे हैं तो वो फिर हो जाती है 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस गोल ओवर डेल्टा वाई। अब गोल की डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेशन होगी वो भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगी, यानी कि 0 आ जाएगा, क्योंकि गोल एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की अगर आप डेरिवेशन लेंगे तो आपकी इस तरह से 0 आ जाएगी। तो इसको अगर मैं नीचे लिखूँ तो y माइनस गोल साथ 1, और साथ क्योंकि ये 1 माइनस 0 तो ये 1 मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ इतना ही रहेगा। यानी इसको अगर आप दोबारा देखें तो y माइनस गोल 1, ये यानी कि y माइनस गोल हो गया, मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये y माइनस गोल ही आपके पास रहेगा। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे। अब ये दो हैं, प्लस से सेपरेट है, ये दो टर्म्स हैं। एक ये है x1 w1 प्लस x2 w2 w5 ओवर विद रिस्पेक्ट टू w6, ये आपने अलग से लिख लिया। और ये x1 w3 प्लस x2 w4 और डेल्टा 6 ओवर w6, यानी w6 ओवर w6। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा जो है ये W6 के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें W6 आपको कहीं शो नहीं हो रहा, तो ये पूरा कांस्टेंट है W6 के लिहाज से, और जो कांस्टेंट होता है उसकी डेरिवेशन होती है 0, लाइक दिस। अब ये जो नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ये लास्ट में लिखा हुआ है W6, ये आपने करना है W6 के रिस्पेक्ट से। तो जब आप W6 के रिस्पेक्ट से करेंगे तो इसके लिए ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ ये ब्रैकेट में जो भी चीज़ कांस्टेंट में लिखी हुई है ये एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसी है जैसे अगर आप 2x की डेरिवेशन करते हैं तो x की डेरिवेशन तो हो जाती है 1, और उसके साथ जो कांस्टेंट 2 होता है तो आपका आंसर 2 आ जाता है। तो समझे कि ये 2 है जिसका आंसर एज इट इज नीचे आ गया। अब इसको आपने साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और अगर आप ये चीज़ देखें x1 w3 x2 w4, अगर हम अपने क्वेश्चन में ऊपर चलें तो x1 w3 और x2 w4 ये इक्वल होता है आपके h2 के। तो इसकी डेरिवेशन में आपने इसकी जगह पर पुट कर देना है h2। और अगर आप इसको जरा समराइज करके जरा कंपैक्ट करके लिखें तो ये y माइनस जो गोल है उसको अगर आप सपोज कर लेंगे ये डेल्टा है, तो ये बन जाएगा डेल्टा h2। तो एरर ओवर w6 की जो वैल्यू आ गई वो होगी डेल्टा h2।
अच्छा, इस चीज़ को अगर आप अपनी इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर रखी थी, अगर आप उसमें पुट करें, यानी कि अगर आप इस वैल्यू को एरर ओवर W6 को जो ऊपर इक्वेशन थी हम अगर उसमें पुट करें, इसमें पुट करें, तो ये हो जाएगा W6 डैश इक्वल टू W6 माइनस A, और आगे जो डेल्टा इसकी वैल्यू है डेल्टा H2 वो आ जाएगी इस तरह से। तो ये आपके पास एक नया वेट आया है जो है W6 डैश, यानी कि W6 पुराना वेट था, उसकी जगह पर एक नया वेट कैलकुलेट हुआ है W6 डैश। अब इसमें ये सारी वैल्यूज आपके पास H2 भी है, आपके पास डेल्टा भी है, आपके पास y माइनस गोल, और आपके पास A की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, तो W6 भी आपके पास है। तो आप जो भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका W6 का एक नया वेट आ जाएगा जो आप W6 की जगह पर रखेंगे। अब यही सारा प्रोसेस आपको करना है W5 के लिए, क्योंकि W6 और W5 एक जैसे वेट्स हैं। वो एक जैसे वेट्स इस तरह से हैं क्योंकि W6 भी y की तरफ जाता है और W5 भी y की तरफ जाता है। तो अगर आपने एक कैलकुलेट कर ली है तो आप चाहें तो सारा प्रोसेस दोबारा करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर 6 है वहाँ पर आप 5 कर देंगे, और उसके लिहाज से आप H2 को भी चेंज कर देंगे, लाइक W5 डैश इक्वल टू W5 माइनस 8 डेल्टा H1। अब यहाँ पर डेल्टा H2 था और यहाँ पर डेल्टा H1 था, ये क्यों था? W6 के अंदर आपका जो था वो क्योंकि H2 से आ रहा था इसलिए वो H2 था, और W5 जो था वो H1 से आ रहा था इसलिए उसका वेट H1 था, यानी कि जो W6 था वो H2 से आ रहा था और W5 H1 से आ रहा था। तो इस तरह से आपके दो नए वेट कैलकुलेट हो गए, W6 और W5। वैल्यूज इनकी बाद में कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं हम एक सीरीज ऑफ वेट्स को जो कि हैं 4 वेट्स W1, W2, W3, W4, जो कि सारे के सारे H1 और H2 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम इस लेयर से फ्री होकर वापस बैक प्रोपेगेट करते हुए यहाँ पर आ गए, और अब इस पोर्शन को कैलकुलेट करना है। इसमें भी हम A कैलकुलेट करेंगे और बाकी उसी के लिहाज से निकलेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह का बनता है। अगर मैं W1 के लिए कैलकुलेट करूँ तो डेल्टा एरर और W1 एरर और y एरर ऑफ डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई y ओवर H1। अब यहाँ फार्मूला ऐसा क्यों है? वहां तो फार्मूला सिर्फ 2 टर्म्स तक था, यहाँ पर 3 टर्म्स तक है। तो उसका आंसर ये है कि आप क्योंकि वो वेट कैलकुलेट कर रहे हैं जिस वेट जो स्टार्टिंग वेट है जिसका लिंक आपके H1 तक भी जाता है और जिसका लिंक आपके Y तक भी जाता है, यानी कि वो ऐसा वेट है। अगर आप न्यूरल नेटवर्क में भी देखें, ये W1 हमने कैलकुलेट करना है, तो W1 से आपका लिंक H1 तक भी जाता है और Y तक भी जाता है, तो ये पूरे लिंक को आपको कवर करना है। पहले आपने कैलकुलेट किया था W5 जिसका लिंक सिर्फ Y तक जा रहा था, लेकिन अब W1 का लिंक क्योंकि X1 से H1 और फिर H1 से Y तक जाता, तो एक कंप्लीट पाथ को 3 टर्म्स में आपने जो है वो कवर करना है। अब उसके लिए जो फॉर्मूला हम डेवलप कर रहे हैं वो है कि एरर ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई डेल्टा वाई ओवर H1, दिस इज न्यू थिंग। और क्योंकि H1 को हमने अपने पास से डिवाइड किया है तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड कर देंगे इस W1 से, यानी कि ये फर्स्ट टर्म्स और ये लास्ट टर्म ये आपकी क्वेश्चन वाली है, और ये हमने खुद इंट्रोड्यूस की है कि y से हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी की है, h से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी की है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरर की वैल्यू आपको पता है 1/2 y माइनस गोल, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, इसके न्यूमिनेटर में डेल्टा y, तो डेल्टा y की वैल्यू भी वही है तुमने पहले देखी थी, H1W5 प्लस H2W6 जो हमने पहले कैलकुलेट की है, और H1 की वैल्यू भी वही है जो कि हमने ऊपर पहले कैलकुलेट की है। लाइक आपको मैं ये अगर दिखाऊँ तो ये y की वैल्यू भी आपकी ये वाली है, और जो H1 की वैल्यू है वो आपकी वो भी ये वाली है, लाइक आपकी H1 की वैल्यू है। तो वही सारी चीज़ें आगे सब्स्टिट्यूट होती जा रही हैं। अच्छा, इसके अंदर ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इनकी हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये याद रहे कि आपने डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, न्यूमिनेटर में वैल्यू पुट करनी है जस्ट। अच्छा, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लें तो पावर नीचे आ जाएगी और ये एज इट इज़ आएगा, और आगे मज़ीद डिफरेंशिएशन आ जाएगी इसकी। अगर हम इसको करें तो H1 लाइक पहले इसको अगर हम डिटेल में देख लें तो ये नीचे आया, 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया, y माइनस गोल, और डेल्टा और डेल्टा y मजीद इसी का y माइनस गोल का। अब अगर हम अगले वाले को देखें तो ये डिफरेंशिएशन है वेरिएबल W5 का है, सॉरी वेरिएबल H1 है और H1 के रिस्पेक्ट से। तो H1 के रिस्पेक्ट से अगर हम करेंगे तो जो कांस्टेंट है W5 वो आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये H2 है और ये H1 है, यानी कि ये ऐसी बात है कि हम x की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वो हो जाएगी 0।
इसको अगर हम देखें तो x1 w1 और नीचे है w1, इनके ऊपर भी w1 वेरिएबल है, नीचे भी w1 वेरिएबल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें कांस्टेंट जो मिल जाएगा वो होगा x1। अगर x2 w2 को w1 के रिस्पेक्ट से देखें तो w1 नीचे वेरिएबल w1 है, ऊपर है w2 जो कि डिफरेंट वेरिएबल, और अगर ऐसे डिफरेंट हो तो फिर उसका आंसर आता है 0। तो आपके पास ये एक कॉम्पैक्ट किस्म का आंसर आ गया, जिसको हम मजीद अगर डिटेल में देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई का आंसर आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा गोल ओवर डेल्टा वाई का आंसर आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, और नीचे वेरिएबल है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो ये आ गया आपके पास y माइनस गोल, यहाँ से 1 जनरेट हो गया w5x1। अब ये आपके पास वैल्यू आई है एरर ओवर w1 की, जो हमने कहा रहे थे, इसकी एरर ओवर w1 की वैल्यू आपके पास ये आई है। अच्छा, अब इस वैल्यू को अगर आप अपने पुराने फॉर्मूला में ही पुट करें जो कि 1 इक्वेशन थी, तो w1 डैश इक्वल टू w1 माइनस a, और एरर का जो आंसर आया वो आया है डेल्टा w5x1। सिमिलरली क्योंकि w2, w3, w4 वेट जो थे वो इसी के साथ ही थे, तो आपने जैसे w1 को लिखा है ऐसे आपने 2, 3, 4 को भी आपने इसी तरह से ही लिखना है। बस इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि w की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। लाइक आप ये देखेंगे w1 इक्वल टू w1 डैश माइनस a डेल्टा x1 w5, ये तो वो था जो कि अभी हुआ है। w2 में आपके पास w2 माइनस a x2 आया है यहाँ पर, अब वो इसलिए आया है, और ये w5 आया है। अगर आप वेट w1 को देखें तो w1 वेट x1 से ही आपका जनरेट हो रहा था, और w2 वेट अगर हम देखें तो ये वाला वेट, दिस वन जो कि x2 से h1 पे जा रहा, तो ये आपका जा रहा है x2 से, और ये जिस जगह पर जा रहा है वहां से आगे w5 निकल रहा है। तो इसलिए आपने इसके फॉर्मूला में एक w2 लिखना है और सॉरी x2 लिखना है और w5 लिखना है। मैं ये आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं। वो ये है कि ये देखिए w2 अगर आप नया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला है w2 ये ऐसे ही रहेगा, माइनस ये भी ऐसे ही रहेगा, a ये भी ऐसे ही रहेगा, डेल्टा भी ऐसे ही रहेगा। ये x2 और w5 ये कहाँ से आए थे, ये मैं आपको अभी बता रहा था कि क्योंकि आपका w2 वेट x2 से निकल रहा था और वो जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर आगे w5 था। अगर हम इसको न्यूरल नेटवर्क में देखें तो आपके पास w2 वेट जहाँ से निकल रहा था वो x2 था, और वो जहाँ पे जा रहा था इनके इधर h1, इससे आगे वाला जो वेट था वो w5 था। तो इस रिस्पेक्ट से आपने करना है। लाइक अगर आप w3 के लिए करेंगे सपोज, तो w3 निकल कहाँ से रहा है x1 से, तो इसमें x1 आएगा, और ये आगे कहाँ पे जा रहा है w6 पे, तो इसलिए इसमें w6 आएगा। इस तरह से आपके ये देखें w3 के अंदर x1 और w6, इस तरह से आपके बाकी वेट्स 4 भी कैलकुलेट हो गया। 5 और 6 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो ये हमारे पास एक पूरा सेट आ गया नए 6 वेट्स का, जो कि नए वेट्स थे। अब डेल्टा को हमने सपोज किया था रिजल्ट माइनस गोल, जो कि हमने ऊपर सपोज किया था। a की वैल्यू आपके पास गिवन है, a की वैल्यू आपको दी जाएगी, और अगर आप इस डेल्टा को कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 0.191 माइनस 1, और आपके पास ये आ गया, यानी कि इसको हमने सपोज किया था तो ये ऐसे आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की कमी थी, क्योंकि आपके पास w1 भी था पुराना वेट, a अभी आपके पास आया, डेल्टा भी आ गया, x1 भी था इनपुट में गिवन, और w5 भी इनपुट में गिवन था। अब जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, लाइक आपके पास ये w1 को अगर मैं आपको एक को बताऊं तो ये w1 की वैल्यू है 0.11 माइनस a की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई डेल्टा की वैल्यू माइनस 0.809, x1 की वैल्यू 2 और w5 की वैल्यू 0.14। जब आपने सारा इसका मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 0.12। बिल्कुल ऐसे ही आपने 6 के 6 नए वेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए जो आपके पास आ गए हैं। अब आप ये समझें कि जो वेट्स आपको पहले गिवन थे, जो क्वेश्चन में आपको पास वेट्स गिवन थे ये वाले, अब ये वेट्स खत्म हो गए हैं, इनकी जगह पर w1 से w6 तक डैशेस वाले नए, यानी कि w1 डैश नया वेट, w2 डैश नया वेट, ये 6 के 6 आपके पास नए वेट्स आ गए हैं। अब आपने ये देखना है, अब वेट्स तो आपके पास आ गए हैं, आपने आंसर से पीछे बैक प्रोपेगेट किया और आपने कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स किस्म की करके कैलकुलेट कर लिए कि नए वेट्स के हैं। अब आपको ये देखना है कि नए वेट आपको फायदा कितना दे रहे हैं, यानी कि नए वेट से अगर आप दोबारा फॉरवर्ड पास करें, क्योंकि आपने पहले फॉरवर्ड पास किया आपको एरर आया, मतलब आपको आंसर ठीक नहीं आया, आंसर 0.1 आया और आंसर जो आना चाहिए था वो 1 था। फिर आपने एंड से पीछे बैक प्रोपेगेट किया और वेट्स को एरर कैलकुलेट करके वेट्स को एडजस्ट किया।
अब दोबारा आपके पास नए वेट्स आ गए हैं। नाउ यू हैव टू कंफर्म कि वो नए वेट्स आपको कितना आंसर में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। सो नाउ यू नीड टू अगेन मूव फॉरवर्ड पास, कि आपको स्टार्ट से एंड तक फॉरवर्डली पास करना है। तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं। हम पहले H1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको उसका थोड़ा रोड मैप दोबारा से अगर बताऊं, हम पहले H1 कैलकुलेट करेंगे, H2 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम Y कैलकुलेट करेंगे। और H1 के लिए इसकी इनपुट यानी कि x1 मल्टीप्लाई W1 डैश जो कि नया वेट है, प्लस x2 W2 डैश। तो इस तरह से H1 H2 और फिर Y कैलकुलेट हम करेंगे। अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस पे। H1 है W1 डैश x1 प्लस W2 डैश x2, बिकॉज x1 W1 डैश एंड W2 डैश आर द न्यू वेट्स और H1 डैश एक नया H1 है। तो इसकी आंसर जब आएगा 0.9। अब यहाँ पर आपने नए वेट्स पुट करनी है जो भी आपने ऊपर निकाले हैं ये वाले। इसी तरह से H2 में भी आपने W3 डैश x1 प्लस W4 डैश x2 आपने नए वेट पुट करने हैं, वो आ गए, ये आंसर आ गया। Y फाइनली आप करें तो Y होगा H1 W5 डैश प्लस H2 W6 डैश। तो जब आप सब कुछ नए वेट्स यानी कि H1 डैश 0.9 नया और W5 की डैश की वैल्यू नहीं और सारी नई वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ गया 0.26। अब यहाँ पर करना थोड़ा सा कंपैरिजन और एनालिसिस कि देखें पहले जब आपने काम किया था पुराने वेट्स के साथ वो आया था 0.19 आंसर आना चाहिए था 1 और 0.19 1 से काफ़ी क्लोज था। हमने बैक प्रोपगेट किया अपने क्वेश्चन को, एरर कैलकुलेट किया, वेट्स एडजस्ट किए और इन सबको करने के बाद हमें ये पता चला कि हमें जो नए वेट्स आए हमने उन पर दोबारा फॉरवर्ड पासिंग की, दोबारा उसको कैलकुलेट किया। अब दोबारा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया वो था 0.26 विच इज़ क्वाइट बेटर देन 0.19। लेकिन फिर भी जो है ये आपका आंसर 1 से जो है वो बहुत दूर था आंसर। तो यहाँ पर मिस्टेकनली 0.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि टारगेट आउटपुट आपकी 1 है और आपको 0.26 जो था वो थोड़ा सा बेहतर आया, जो कि ज़्यादा क्लोज है 1 के, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है लेकिन बेहतर है। तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं बार बार जब तक आपको रिक्वायर्ड आंसर ना मिल जाए। अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में देखें तो ये काम आपको एक ही दफ़ा करना है कैलकुलेट और फिर आपको उसको जस्ट लूप लगाते जाना। वाइल का आप लूप लगा सकते हैं, सेंटिनल लूप की, जब तक वैल्यू 1 नहीं आ जाती आपका वो चलता रहेगा और फिर आपको बताएगा कि कितनी दफ़ा आपने उसको बैक प्रोपगेट किया। तो इसी तरह से जब भी आप इसको बैक प्रोपगेट करेंगे आपका आंसर कुछ बेहतर होगा। अगर आप लकीली एनफ हैं तो आपका आंसर शायद एक आइट्रेशन में ही ठीक हो जाए या आपका आंसर बार बार आइट्रेशन में ठीक हो। तो इस तरह से आप बैक प्रोपगेशन करके एरर को रिमूव या कम कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि एरर आने के चांसेस हैं या आपको पता है कि आपका आंसर जो है वो गोल के बराबर नहीं आया, तो फिर आप उसको बैक प्रोपगेट करके चेक करते हैं और कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको वेट्स को एडजस्ट करते हैं जिससे आपके पास जो आंसर होता है वो फिर सही आंसर आना शुरू हो जाता है। और आप इसको एक स्टेप से ज़्यादा में भी आप रिपीट करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर ठीक है।